तो आइए बच्चों, हम लोग कल पढ़े थे अमीनो अम्ल के बारे में। हमने पढ़ाया था आपको अमीनो अम्ल क्या होता है और अमीनो समूह की उपस्थिति के आधार पर अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था आपको कि 3 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, प्रकार से खत्म नहीं हुआ है, प्रकार की बात करते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर, रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना है कि रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपको पढ़ाया था कि अमीनो समूह की उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग आज चर्चा करेंगे कि रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर, यानी कि उसकी रासायनिक प्रकृति किस प्रकार की होती है, रासायनिक रूप से क्या होते हैं, इसके आधार पर हम पढ़ेंगे अमीनो अम्लों के प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर भी जो अमीनो अम्ल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अम्लीय अमीनो अम्ल। पहला होता है अम्लीय अमीनो अम्ल, अम्लीय अमीनो अम्ल। दूसरा होता है क्षारीय अमीनो अम्ल, क्षारीय। दूसरा होता है क्षारीय अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल। और तीसरा थर्ड होता है उदासीन अमीनो अम्ल। थर्ड होता है उदासीन अमीनो अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अमीनो अम्लों के बारे में कि रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर भी जो अमीनो अम्ल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अम्लीय अमीनो अम्ल, दूसरा होता है क्षारीय अमीनो अम्ल और तीसरा होता है उदासीन अमीनो अम्ल। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर एक इस लेसन को शुरू करने से पहले एक चर्चा किया था हमने कि जो COOH होता है, COOH जो होता है वह किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, और जो NH2 होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अर्थात हमने बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है और जो अमीनो समूह होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अम्लीय प्रकृति, यहाँ पर कैसा अम्ल है, अम्लीय अमीनो अम्ल है। तो जब अम्लीय अमीनो अम्ल है तो जाहिर सी बात है कि अम्लीय की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, तभी तो अम्लीय कहलाएगा। ठीक है, जब कोई चीज अधिक होता है तो उसको, इसीलिए जब किसी चीज में, किसी भी वस्तु में, चाहे किसी भी कोई भी हम वस्तु ले लें जिसमें अगर कोई अधिक गुण हो, है ना, किसी चीज का गुण अधिक पाया जा रहा हो तो उसको उसी नाम से रख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए होता क्या है कि जब अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह की मात्रा अधिक होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, अम्लीय अमीनो अम्ल। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह क्या है, अम्लीय प्रकृति का होता है और अम्लीय प्रकृति की अधिकता होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, अम्लीय अमीनो अम्ल। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इस वाले में वे अमीनो अम्ल जिनमें एक अमीनो माने कि NH2, ठीक है, समूह, एक अमीनो समूह तथा एक से अधिक। आप सही से लिखेंगे परिभाषा को, हमारे पास जगह कम इसलिए थोड़ा सा शार्ट में लिख रहे हैं। तो वे अमीनो अम्ल जिनमें एक अमीनो समूह तथा एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह, एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित रहते हैं, उन्हें अम्लीय अमीनो अम्ल कहते हैं।
क्योंकि जब COOH की मात्रा यानी कार्बोक्सिलिक समूह जब अधिक रहेगा तो जब ये भी जानते हैं कि COOH किस प्रकार की प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, और जब अम्लीय प्रकृति की मात्रा अधिक रहेगी तो जाहिर सी बात है कि ये अम्ल भी क्या होगा, अम्लीय अमीनो अम्ल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए NH2 और यहाँ पर ले लिया हम NH2 ले लिए, और यहाँ से COOH ले लिए, और यहाँ से भी COOH ले लिए। ठीक है, COOH ले लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमीनो समूह कितना है, 1 है, लेकिन कार्बोक्सिलिक समूह कितना है, 2 है। यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह जो है अमीनो समूह से अधिक है, और जो ये दोनों क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ये कैसा है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और एक कैसी प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। कैसी प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। तो आप जान रहे हैं कि क्षारीय प्रकृति वाला केवल 1 पहलवान है और अम्लीय प्रकृति वाला 2 पहलवान है, तो पट गया कौन, अम्लीय वाला। ठीक है, जब अधिक जो जिसकी मात्रा अधिक रहेगी वही तो अधिक कठोर पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्षारीय प्रकृति वाले पहलवान की संख्या केवल 1 है, और अम्लीय प्रकृति वाले पहलवान की संख्या क्या है, अधिक है, और जो अधिक रहेगा उसी का गुणगान होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अम्लीय यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह की मात्रा अधिक होने के कारण उस अमीनो अम्ल को हम क्या कहते हैं, अम्लीय अमीनो अम्ल। ठीक है, अब बात करते हैं क्षारीय की। तो क्षारीय में क्या होगा कि एक अब 60 में हम लिख रहे हैं। ठीक है, 60 में लिख रहे हैं, वे अमीनो अम्ल जिनमें एक कार्बोक्सिलिक समूह एवं एक से अधिक अमीनो समूह उपस्थित रहते हैं। ठीक है, आप ये कहेंगे कि वे अमीनो अम्ल जिनमें एक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक से अधिक अमीनो समूह उपस्थित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्षारीय अमीनो अम्ल कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसकी मात्रा अधिक हो गई है, NH2 की मात्रा अधिक की बात किया है। और जब NH2 अधिक रहेगा तो आप जानते हैं कि NH2 कैसा समूह होता है, क्षारीय समूह होता है। तो क्षारीय पहलवान यहाँ पर क्या हो गए, अधिक आ गए, तो जाहिर सी बात है गुणगान भी उन्हीं का होगा। एग्जाम्पल की बात जैसे यहाँ पर हम लोग करें, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ पर NH2 CH2 ले लिए, यहाँ पर हम CH, फिर ले लिया यहाँ पर NH2 और यहाँ पर COOH। ठीक है, यहाँ पर COOH। तो देख रहे हैं यहाँ पर इस वाले में एग्जाम्पल में कि यहाँ पर अमीनो समूह क्या है, अधिक है, 2 अमीनो समूह हो गए, और कार्बोक्सिलिक समूह कितना है, केवल 1 है। हमने आपको बताया कि जो अधिक रहेगा उसी का गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अमीनो समूह अधिक है, और जब अमीनो समूह अधिक है तो अमीनो समूह होता कैसा है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जब क्षार अधिक रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कैसा अमीनो अम्ल कहलाएगा, क्षारीय अमीनो अम्ल कहलाएगा। ठीक है, तो आप बताएंगे वे अमीनो अम्ल जिनमें एक कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है, तथा एक से अधिक अमीनो समूह पाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं क्षारीय अमीनो अम्ल। ठीक है, जैसे यहाँ पर NH2 2 पाया जा रहा है और कार्बोक्सिलिक समूह 1 पाया जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, क्षारीय प्रकृति का हो गया। ये दोनों कैसी प्रकृति के हैं, ये दोनों क्षारीय प्रकृति के हैं। कैसे हैं, क्षारीय प्रकृति के हैं। और जब क्षारीय प्रकृति के हैं तो क्षारीय अधिक हो गए पहलवान, और अम्लीय बेचारा क्या हो गया, अकेला हो गया। अम्लीय वाला क्या हो गया, अकेला हो गया। और जब अकेला हो गया दोनों मिलकर पटक देंगे, अर्थात गुणगान किसका होगा, क्षारीय वाले का। इसलिए कैसा अम्ल है, क्षारीय अमीनो अम्ल हुआ। ठीक है, बात करते हैं उदासीन अमीनो अम्ल। नाम इसका लिख लेते हैं हम लोग। इसका पूरा नाम होता है एस्पार्टिक अम्ल। इसका क्या नाम होता है, एस्पार्टिक अम्ल। एस्पार्टिक अम्ल है, और इसका नाम होता है लाइसीन। इसका नाम होता है लाइसीन। ठीक है,
यानी कि ये पूरा क्या है, ये पूरा एस्पार्टिक अम्ल है, और ये पूरा क्या हमने लिया एग्जाम्पल लाइसिन का लिया है। ठीक है, अगला है उदासीन अमीनो अम्ल। ठीक है, उदासीन अमीनो अम्ल, उदासीन का मतलब होता है कि किसी का प्रभाव न रहे, न तो वो अम्लीय रहे और न तो वो क्षारीय रहे, और जब न अम्लीय रहेगा ना क्षारीय रहेगा तो क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। ठीक है, उदासीन कहलाएगा। तो यहां पर देखिए आप ये कह सकते हैं इस वाले परिभाषा में कि एक अमीनो यानी कि NH2 यानी कि एक NH2 समूह, एक NH2 समूह एवं एक COOH समूह उपस्थित। ठीक है, उपस्थित। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वे अमीनो अम्ल जिसमें एक अमीनो समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाएगा उन्हें हम कहेंगे उदासीन अमीनो अम्ल। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि वे अमीनो अम्ल जिसमें अमीनो समूह की संख्या कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के बराबर होती है उन्हें हम कहते हैं उदासीन अमीनो अम्ल। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, एग्जाम्पल की, जैसे यहाँ पर CH2 हो गया और यहाँ पर COOH और यहाँ पर NH2 ये सूत्र होता है ग्लाइसिन का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, ग्लाइसिन का, ग्लाइसिन का सूत्र होता है ये। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो COOH है इसकी मात्रा भी कितनी है, एक है, अर्थात ये अम्ल की मात्रा भी एक है, और यहाँ पर NH2 है, कितना है, एक है। तो यहाँ पर इस क्षार की मात्रा भी एक है, अर्थात ये भी एक ही पहलवान है, ये भी एक ही पहलवान है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, पटक देंगे। दोनों एक दूसरे से नहीं पटक पाएंगे क्योंकि दोनों बराबरी वाले हैं। ठीक है, तो गुणगान इसमें किसी का नहीं होगा। जब दोनों बराबर वाले पहलवान हैं, जब आपस में लड़ेंगे यानी कि दोनों की बराबरी यहाँ पर है तो कोई किसी को पटक नहीं पाएगा, अर्थात यहाँ पर किसी का गुणगान नहीं होगा। इसलिए ना तो यहाँ पर अम्लीय कहा जा रहा है न ही क्षारीय कहा जा रहा है, बल्कि क्या कहा जा रहा है, उदासीन कहा जा रहा है। ठीक है, अर्थात दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो गया उदासीन अमीनो अम्ल। ठीक है, तो जब अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह अधिक रहेगा तो अम्लीय अमीनो अम्ल, और जब अमीनो अम्ल में NH2 समूह यानी कि अमीनो समूह अधिक रहेगा तो क्षारीय अमीनो अम्ल, और जब अमीनो अम्ल में अमीनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह बराबर रहेंगे तो वहां पर रहेगा आपका उदासीन अमीनो अम्ल। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि अमीनो अम्ल रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। आप देखिए रासायनिक प्रवृत्ति पूछे या रासायनिक प्रकृति के आधार पर, तब भी आप बताएंगे कितना, 3 प्रकार के। ठीक है, आगे अभी प्रकार की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। आगे हम लोग पढ़ते हैं आवश्यकता के आधार पर। आवश्यकता के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे प्रकार। तो मानव शरीर में आवश्यकता के आधार पर जो अमीनो अम्ल होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि आवश्यकता के आधार पर जो अमीनो अम्ल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, इसमें पहला जो होता है वो होता है आवश्यक अमीनो अम्ल। पहला होता है आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल। और दूसरा जो होता है ये होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, तो मानव शरीर में आवश्यकता के आधार पर अमीनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरा होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। अब देखिए यहाँ पर आवश्यक का मतलब होता है कि जिनकी आवश्यकता हमको रहेगी। ठीक है, जिनकी आवश्यकता मानव शरीर को रहेगी उनको हम कहेंगे आवश्यक अमीनो अम्ल। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि वे अमीनो अम्ल, ध्यान सुनिएगा, वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण मानव
शरीर में नहीं हो पाता है। ठीक है, वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण मानव शरीर में नहीं हो पाता है, अर्थात मानव शरीर के अंदर जो अमीनो अम्ल नहीं बनते हैं। ठीक है, जो अमीनो अम्ल मानव शरीर के अंदर नहीं बनेंगे उन्हीं की आवश्यकता हमको होगी ना। जो हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता होगा हमको आवश्यकता किसकी होगी, उसी की होगी, है ना। यानी जो हमारे पास नहीं होता है हमको आवश्यकता भी किसकी होती है, उसी चीज की होती है। ठीक है, जो हमारे पास अधिक होता है उसकी आवश्यकता कहाँ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आवश्यक अमीनो अम्ल का मतलब होता है कि जिनका संश्लेषण मानव शरीर में, यानी कि जिनका निर्माण मानव शरीर में नहीं हो पाता है, उन्हें हम कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। क्योंकि जब शरीर में नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, उसकी आवश्यकता हमारे पास रहेगी तो हम खाद्य पदार्थों के माध्यम से उसको लेंगे। अर्थात इसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, बाहर से प्राप्त करते हैं, बाहर से। यानी कि हम ये कह सकते हैं भोजन के रूप में, भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण मानव शरीर में नहीं हो पाता है उसे हम कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, और इनको हम भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि इनकी आवश्यकता शरीर में बनी रहती है। ठीक है, यानी कि जब इनका संश्लेषण नहीं हो पाता है तो इनकी आवश्यकता शरीर में बनी रहती है, अतः इनको हम भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं और ये कहलाते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। पूछेगा इनकी संख्या कितनी है, पूछेगा इनकी संख्या कितनी है, तो 10 है। आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है, 10 है। उसी प्रकार यहाँ पर अमीनो अम्ल कैसा है, अनावश्यक। अनावश्यक का मतलब होता है कि इसकी आवश्यकता हमको नहीं है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण मानव शरीर में होता है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण मानव शरीर के अंदर हो जाता है उन्हें हम कहते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। क्यों, क्योंकि जब शरीर में हमारे बनेगा ही तो हमको आवश्यकता क्या रहेगी उसकी, और जब आवश्यकता नहीं रहेगी तो क्या कहलाएगा, आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या की बात करें, अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो ये भी कितनी होती है, 10 होती है। संख्या इनकी कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, तो आवश्यक अमीनो अम्ल का मतलब होता है कि इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, अर्थात शरीर को इनकी आवश्यकता बनी रहती है और इनको हम भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हो गया आवश्यक अमीनो अम्ल संख्या कितनी है, 10। अनावश्यक का मतलब होता है कि इनका संश्लेषण यानी इनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर हो जाता है और इनकी आवश्यकता हमको नहीं रहती और इसलिए कहलाते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, और इनकी संख्या भी कितनी है, 10 है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डे में कवर करेंगे। ठीक है।